हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के लिए घटना सार को, जो कि आरओ यूपी पीसीएस और अन्य एससी एग्जामों के दृष्टि से महत्वपूर्ण मैगजीन घटना सार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, उसी श्रृंखला में हम लोग अब आज राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी को देखेंगे। दोस्तों, यह घटना सार जो है वो नवंबर से लेकर 8 अप्रैल तक है। इसके बाद फिर जो मैगजीन आएगी उसकी हाफ ईयरली आएगी और वह पूरा आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो पहले इसको ख़त्म किया जाएगा, फिर जब वह मैगजीन आ जाएगी तो उसको भी ख़त्म किया जाएगा। ठीक है। इसी संदर्भ में हम लोग इससे पहले जो 2 एपिसोड हुए हैं उन दोनों एपिसोडों में हमने वन लाइनर जो घटना सार का बिंदु थे वन लाइनर वाले, उन पोर्शन को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग व्याख्यायित पोर्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको बताते हुए हम चलें कि इससे पहले हम लोग अपने पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर हिंदी और ज्योग्राफी को लेकर महत्वपूर्ण मैपिंग, इन दोनों को श्रृंखला को भी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें से आपको हिंदी जिसका पीवाईक्यू करवाया जा रहा है रोहित सर द्वारा, और उसका मैपिंग, ज्योग्राफी का मैपिंग पोर्शन यह करवाया जा रहा है लालचंद सर द्वारा। तो आप वहां से भी जुड़कर अपने मैपिंग और हिंदी को बेहतर बना सकते हैं और हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आप इसे, अगर आपको यह कंटेंट बेहतर लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और इसको प्रोत्साहन देते रहें, जिससे कि हम लोग इस अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के व्याख्यायित पोर्शन को घटना चक्र के, जिसमें से है राष्ट्रीय घटनाओं का अर्थवार्षिकी। ठीक है। तो पहला बिंदु है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया, यानी कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और अब यह लागू कर दिया गया है। दोस्तों, संसद में यह उम्मीद विधेयक नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे उम्मीद विधेयक नाम से पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है 5 अप्रैल को। उससे पहले हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ये बताते हैं कि वक्फ क्या होता है। इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वक्फ है जो है वह इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्तियां होती है। संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध होता है। ठीक है। यह स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाती है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। यह संपत्तियां वाकिफ यानी निर्माता की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित होती हैं। ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें जानने की कोई जानकारी जरूरी नहीं है कि, यानी कि इस तरीके से वक्फ क्या है, यह इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्तियां होती हैं। ठीक है। तो अब इसके प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा समय समय पर वक्फ अधिनियम लाया जा रहा है। इसी संदर्भ में लाता जाया जा रहा है। अब इसी संदर्भ में इस अधिनियम में संशोधन के लिए 2025 में वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसे कि उम्मीद नाम से भी जाना जाता है, उसे लाया गया है। ठीक। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है 2025 को। अब हम इसमें देख लेते हैं कि राज्यसभा में इसे कब मंजूरी मिली, तो राज्यसभा में इसे 3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी और लोकसभा में इसे 2 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिली थी। यानी कि जब प्रस्तुत किया गया तो 2 अप्रैल को लोकसभा ने इसे पारित किया, 3 अप्रैल को ही इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया और 5 अप्रैल को ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब यानी कि यह नया कानून बन जाएगा। ठीक है। दोस्तों, यह जो कानून है, इससे पहले जो वक्फ अधिनियम 1995 था उसमें संशोधन करने का प्रयास किया है। ठीक है। जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी करना है। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले और जानकारी इसमें बता दी जाए तो मूल रूप से 2024 में पेश किए गए इस विधेयक को भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा जांच की गई थी। ठीक है। व्यापक समीक्षा और प्रक्रिया के सार्वजनिक परामर्श के बाद इसे लोकसभा राज्यसभा में उम्मीद विधेयक एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता, विकास के रूप में पारित किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों, आपको एक पॉइंट यह भी बता दें कि भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिसमें 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है और इसकी
अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़। ठीक है, तो इसमें हमें इतना ही जानना था, बहुत ज़्यादा इसमें इसके कुछ और प्रमुख बिंदुओं में देख लिया जाए तो थोड़ा बहुत, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानना नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अब कानून बन चुका है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेहिता में सुधार करना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देख रेख करने वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है और कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। ठीक है, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इस अधिनियम का वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का नाम बदल कर किया गया एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास UMEED अधिनियम। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, आप इसे याद कर लेंगे। दोस्तों, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 दोनों संसद में पास किए गए हैं, यानी कि मुसलमान वक्फ विधेयक इसका निरसन भी किया गया है। ठीक है, इसके तहत यह भी ध्यान देना है। ठीक है, यह जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 में आया हुआ था, इसको निरस्त कर दिया गया, जो कि एक पुराना औपनिवेशिक युग का कानून था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम का कानून था। इस वजह से अब यह इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी और इसीलिए अब यहाँ से निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण ऐसा हो सकता है कि वक्फ का विकास देख लेते हैं। उससे पहले कि एक बात और देख लेते हैं कि जो मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम भारत में वक्फ को संरक्षण देता है, समझ रहे हैं, तो यह भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम। ठीक है, 1900 अगर मुसलमान वक्फ कानूनों के विकास को देखो तो वक्फ कानूनों का विकास 1913 अधिनियम, फिर 1923 में अधिनियम बना, 1954 में बना, 1995 में बना। तो ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। 1913 अधिनियम वक्फ विलेखों को वैध बनाया गया। 1923 अधिनियम में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। ठीक है, और 1954 अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1954 में। और 1995 अधिनियम के तहत निर्वाचित सदस्यों और इस्लामी विद्वानों के विवाद समाधान के लिए न्यायाधिकरण की भी शुरुआत की गई। समझ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। तो जो 1954 अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है, उसमें क्या किया गया है, उसमें भी थोड़ा सा प्रावधानों में चेंज किया गया। अब केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसके सदस्यों में शामिल है संसद सदस्य, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और इन सबका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है, यानी मुस्लिम कानून के प्रख्यात विद्वान और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि इनका मुस्लिम होना अनिवार्य है। और ये जो मुस्लिम वाले होंगे, यानी कि संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला होना अनिवार्य कर दिया गया है। और राज्य वक्फ बोर्ड की इसी तरीके से उसमें भी परिवर्तन किया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में विधेयक राज्य सरकारों को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। इसके मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है तथा 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है। इसमें शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक सदस्य शामिल है और इसके साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता है। ठीक है, और न्यायाधिकरणों की संरचना को भी देख लें तो इसमें नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बना दिया गया है। राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी होना चाहिए इसमें सदस्यों में। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अपील, पूर्ववर्ती अधिनियम में से कोई अपील की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब नया विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है। और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है यह। वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे, यानी अपडेट किए जाएंगे।
1 लाख से अधिक रुपए वाली आय वाली वक्फ संस्थाओं द्वारा का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं से ही ऑडिटिंग करेंगे, अब यहाँ पर राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा इसका ऑडिट किया जाएगा कि आपने कहाँ पैसे खर्च किए। ठीक है। बेहतर कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से स्वचालित वक्फ संपत्ति प्रबंधन का भी निर्माण किया गया है। नए कानूनी प्रावधान के अनुसार धार्मिक आस्था रखने वाले मुसलमान कम से कम 5 वर्ष तक अपने इस्लाम धर्म का अमल करने के बाद भी अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा अपना धर्म चेंज किया और तुरंत ही उसके बाद कहते हैं कि हमने यह संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसे कम से कम मुस्लिम धर्म का यानी इस्लामिक रिलीजियस का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगभग 5 साल कम से कम। उसके बाद फिर वो अपने संपत्ति को यह कह सकता है कि इसे वक्फ में शामिल कर लिया जाए। ठीक है। महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उत्तराधिकार प्राप्त होगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों को एकीकृत डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित कानून की पर चिंता व्यक्त की है, और जो इस प्रकार है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य का होना, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करना अनिवार्य किया गया। इस बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिंता व्यक्त की है। चिंता यह है कि इन निकायों में मुख्य रूप से गैर मुस्लिम लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बंदोबस्ती बोर्डों में ऐसे बोर्ड हैं जिनमें यह लोग शामिल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप हमारे वाले बोर्ड में तो आप गैर मुस्लिमों को शामिल कर ले रहे हैं, लेकिन आपके खुद के जो बोर्ड है यानी सिख के और उन सबके बोर्डों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तो इतना ही जानना था हमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में, जो कि वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करके उसके प्रावधानों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके, यानी कि आज वर्तमान की स्थिति से प्रासंगिक बनाने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए इस तरीके के प्रावधानों को लाना और पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य था। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा बिंदु है, यह है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। तो इसका क्या है, मेन बिंदु देखना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी कौन करता है, भारत की रैंकिंग क्या है और कुल कितने देश थे और टॉप देश, यस, और टॉप और सबसे निम्नतम रैंकिंग पे स्थित देश। इससे ज़्यादा इस सब सूचकांकों में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसका वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक को जारी किया है अंकटाज। ठीक है। और ये जो क्या है, ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जो है, यह अग्रणी प्रौद्योगिकियों में अपनाने में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए, यानी देशों के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रैंक प्रदान की जाती है। तो भारत 2025 में 36वें स्थान पर। ठीक। और इसमें कुल कितने देशों ने शामिल किए गए, तो 170 देश शामिल किए गए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। और एक बात और है कि पुराना जब आया था तो उसमें रैंकिंग क्या थी, इससे पहले पुराना आया था 2022 में यह रैंकिंग। तो 2022 में जब यह रैंकिंग आए थे तो उस समय भारत इसमें 48वें स्थान पे था। ठीक है। तो अब यह भी देख लेते हैं कि ये किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर रैंकिंग का निर्माण करता है। तो उसमें है आईसीटी परिनियोजन, अनुसंधान और विकास गतिविधि, औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार, एआई और नैनो प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर। यानी इन सब चीज़ों को में अगर आप बेहतर हैं तो आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताया जाए। बाकी आपका एक काम है कि आप वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक के टॉप 3 देश 1, 2, 3 और लास्ट के टॉप के और लास्ट के 3 देशों को आप खुद से सर्च करें और पता करें। ठीक है। यह आपका होमवर्क के तरीके से है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। आप जानते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर देश में आता है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत की तरफ से कहीं जाते हैं तो वो सब चर्चा का विषय होते हैं और वह हमारे एग्जाम में आने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीकों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ज़्यादा तो देखना नहीं है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आर्टियोन क्रिस्टोफर लक्सन यह 14 से 20 मार्च यानी 16 से 20 मार्च के बीच भारत में आए थे। यह भी आजकल ध्यान देना है कि आपको डेट भी याद रखनी है मैक्सिमम कुछ चीज़ों की, यानी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी डेट भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बना के आपके
पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि यह 16 से 20 अप्रैल को भारत में आए थे, ऐसे भी एक ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा, आप वहां पे गलत कर देंगे। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान देना कि उनकी टाइम लिमिट को भी ध्यान देनी है, टाइम शेड्यूल को भी ध्यान देना। ठीक है, और ध्यान देना है कि वर्तमान कार्यकाल में भारत में उनकी पहली यात्रा है, यानी कि इससे पहले अपने कार्यकाल में भारत नहीं आए थे, पहली बार भारत आए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक का यह रायसीना डायलॉग, जो कि भारत के राष्ट्रपति भवन में होती है रायसीना डायलॉग, उसके 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी करी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी करी। समझ रहे हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन किन समझौतों और सहमति पर समझौते हुए हैं, इन बिंदुओं को देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। तो आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों। भारत में एफटीए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए चल रहे थे, मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी समस्यावश यानी किसी बाधावश यह 2015 में रुक गई थी, तो उसे अब चालू करने पर दोनों देश सहमत हो गए, यानी कि एफटीए को लेकर, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और न्यूजीलैंड एक बार पुनः बातचीत करेंगे, यानी वार्ता के मंच पर आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 2023 से 2024 में दोनों देशों के बीच में लगभग 1.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण यानी पॉजिटिव साइन दिखा था भारत की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से भी। और इसके अलावा कौन कौन से हुए हैं समझौते, उसको भी देख लेते हैं। भारत की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड की सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक परिचालक पारस्परिक मान्यता समझौते AEO MRA पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे व्यापार में आसानी होगी, यानी कि व्यापार में आसानी के लिए AEO MRA भारत और न्यूजीलैंड ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा बागवानी और वानिकी क्षेत्र में नई साझेदारियां की हैं, पर्यटन विमानन क्षेत्र में भी किया है। समझ रहे हैं? ये सब भी ध्यान देना दे सकते हैं, थोड़ा बहुत जरूरी। अब देख लेते हैं कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ क्या समझौता किया है। तो उसमें सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, अधिकारियों के आदान प्रदान, नौसैनिक बंदरगाहों की यात्राओं पर इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, और इसी तरीके से भारत और न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौता या फिर एक MOU भी साइन किया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज में भागीदारी को स्वागत किया है, यानी कि भारत भी अब कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज में शामिल हो गया है, जो कि एक संस्थान है। ठीक है, न्यूजीलैंड को भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पहल में शामिल होने की इच्छा जताई, यानी कि न्यूजीलैंड कह रहा है कि हम भाई IPOI, जो कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है, भारत की एक पहल है, उसमें शामिल होने की इच्छा है मेरी। तो भारत उस पर भी देखो अब बातचीत पे क्या किया जाता है, हो सके इसमें भी शामिल हो जाए न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी लेकिन शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और इसके अलावा एक पे क्या किया कि भारत जो गुजरात को लोथल में जो बना है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, वहाँ पर सहयोग के बारे में भी चर्चा किया गया है दोनों पे। और अब हम देख लेते हैं कि विज्ञान, तकनीक और आपदा प्रबंधन में किन किन बातों पर समझौता किया गया है न्यूजीलैंड और भारत के बीच। तो इसमें शोध, नवाचार, हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति दी गई है। न्यूजीलैंड ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन CDRI में शामिल होने की घोषणा की। महत्वपूर्ण बिंदु, न्यूजीलैंड आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन CDRI में शामिल होने की घोषणा की है। भूकंप न्यूनीकरण पर समझौते की दिशा में प्रगति करेंगे, दोनों लोग बातचीत में अपने निर्णय लिए हैं। भारत के अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, आप जानते हैं भारत के अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन भारत और फ्रांस ने मिलकर से 2015 में स्थापित किया था, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, तो उसमें भागीदारी को बढ़ावा देने का बातचीत किया गया है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों शिक्षा, पेशेवर गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी पेशेवर गतिशीलता से मतलब कि लोगों का आदान प्रदान, यानी कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो न्यूजीलैंड में जाकर काम कर सके। ठीक है, यानी भारत के जो मानव संसाधन और न्यूजीलैंड में भी जाकर अपने बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके, तो उसलिए इसमें आदान प्रदान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए कुछ न्यूजीलैंड में अवसरों पर भी बातचीत की गई है। ठीक है, तो उसमें आप देख लें कि खेल समझौता पर MOU पे हस्ताक्षर किया गया है, जिससे दोनों देश के बीच 100 वर्षों तक खेल साझेदारी को मजबूती मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंध का इतिहास 1926 से रहा है, जब भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, यानी बहुत पहले की बात है भाई, आज से लगभग सीधे 100 साल पहले। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, इन सब में बातचीत किया गया है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत के UNC में अस्थायी सदस्यता को समर्थन किया है, यानी भारत चाहता है कि वह UNC में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करे।
और उसके लिए न्यूजीलैंड ने भारत का समर्थन किया है। आप यह बिंदु भी नोट डाउन कर लेंगे, यानी ध्यान देते रहेंगे, नोट डाउन करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद विरोधी सहयोग और आतंकी वित्त पोषण नेटवर्क को खत्म करने पर दोनों के बीच सहमति बनी है। वैसे तो न्यूजीलैंड आतंकवाद की चपेट में तो नहीं आया, लेकिन भारत तो हमेशा ही चपेट में आता रहेगा। उसी संबंध में आतंकवाद पर भी भारत ने उसका समर्थन प्राप्त किया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए दो राष्ट्र समाधान, यूक्रेन युद्ध के लिए कूटनीतिक समाधान का भी समर्थन किया गया। पीएम लक्ष्मण की यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई दिशा देने में वाली साबित हुई है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यह था न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो कि भारत आए हैं, उनकी यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम देख लेते हैं अपने अलग टॉपिक को, अगले टॉपिक को, जो कि है रायसीना डायलॉग 2025। अब दोस्तों देखते हैं कि रायसीना होता क्या है, रायसीना डायलॉग है क्या एक्चुअली में। दोस्तों रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है, जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पे लाता है। दोस्तों यह प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जाता है इस सम्मेलन के दौरान। दोस्तों अब हम देख लेते हैं 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 10 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने दिया। इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है, और उद्घाटन सत्र को संबोधित इन्होंने भी किया। ठीक है दोस्तों, यह जो रायसीना डायलॉग 2025 में लगभग 125 देशों के 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें मंत्री, राजनयिक, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, व्यापार और उद्योग जगत के नेता, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी, शिक्षाविद और शोधकर्ता, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, थिंक टैंकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, दुनिया के युवा प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, उससे भी महत्वपूर्ण बात, रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। यह थीम थी रायसीना डायलॉग 2025 की थीम काल चक्र, जन, शांति और ग्रह। महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। और रायसीना डायलॉग के बारे में एक बात और आप ध्यान लेंगे दोस्तों, यह 2016 में चालू किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम पर रखे गए, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थल है वह रायसीना हिल्स पर स्थित है। और इसमें विदेश मंत्रालय का सहयोग देता है इस डायलॉग का आयोजन कराने में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष यह डायलॉग आयोजित करवाता है। तो अब देख लेते हैं कि डायलॉग 2025 के निष्कर्ष क्या निकला। यह जो डायलॉग हुआ था 2025 में, उससे कुछ क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकले, बहुत ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को जवाब देने के लिए स्क्वाड गठबंधन, जिसका सदस्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हो सकते हैं, यह चाहता है फिलीपींस। ठीक है, इसमें उन्होंने इस बात की बात भी करी थी। स्क्वाड में कौन कौन शामिल करना चाहता था? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। साथ भारत को भी उसने कहा कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपना अगला बिंदु। इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि जो ग्रीन वेस्ट होते हैं यानी जैविक अपशिष्ट होते हैं, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए एक प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। ठीक है, यह इंदौर के स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह जो है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक निजी भागीदारी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड होगी, और ये इंदौर प्रतिदिन 30,000 टन कचरा उत्पन्न करता है, जो शरद ऋतु में 60 से 70 टन तक बढ़ जाता है। आईएमसी की प्रति टन लकड़ी और शाखाओं की आपूर्ति का 30,000 रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो जैविक उत्पाद है उससे अपशिष्टों से कुछ कोयला वेला निर्माण करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला बिंदु, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन। तो दोस्तों तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल है पम्बन ब्रिज।
जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और यह 2.08 किलोमीटर लंबा है। पंबन पुल रामेश्वर से मंडपम को जोड़ता है, ठीक है। रेलवे ने इस पुल पर अधिकतम 75 किलोमीटर गति की सीमा को मंजूरी दी है। यह पुल 160 किमी/घंटा की गति से भी ट्रेन चल सकेंगी यहाँ पर, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कोई जानने की बात नहीं है। बस इतना जानो कि पंबन पुल एशिया के पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का समुद्र पुल है, जो कि 2.08 किलोमीटर लंबा है। और यह पंबन पुल रामेश्वर को मंडपम से जोड़ता है। बस इतना ही जान लो, ठीक है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह 2019 से बन रहा था, तो इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने ही किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, उस टाइम भी आपको यह ध्यान देना होगा, ठीक है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली दोस्तों, समझ रहे हैं। इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्र भूमि शहर वेटलैंड सिटी में शामिल किए गए हैं, ठीक है। यह इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था, जिन्हें यह मान लिया गया है रामसर साइट द्वारा कि इन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और जो यह वेटलैंड सिटी प्रमाणन है, यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर अभिसमय के द्वारा 12 अनुबंध पक्षों के सम्मेलन कॉप 2015 के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों को मान्यता देना है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं, ठीक है। तो आपको यह बिंदु भी नोट डाउन कर लेना है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में चीन में 22 सदस्य मान्यता प्राप्त शहरों के साथ वैश्विक सूची में शीर्ष पर, जबकि फ्रांस के 9 शहरों के साथ दूसरे स्थान पर यह है, ठीक है। दोस्तों यह है रैंकिंग है 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025, ठीक है। तो यह रैंकिंग जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 इसे क्यूएस द्वारा जारी किया जाता है। क्यूएस ने इस बार रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई, यानी टॉप 50 में भारत के 9 संस्थान भी शामिल हैं। देश में धनबाद में स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय 20वीं रैंक प्राप्त कर देश में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने 26वां, आईआईटी मुंबई ने 28वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आईआईटी मद्रास, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बेंगलुरु और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी टॉप 50 में शामिल हो गए हैं। लंदन स्थित क्वाकवेरली साइमंड्स यानी क्यूएस की रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे एवं खड़गपुर को इंजीनियरिंग, खनिज और खनन के लिए 28वें और 45वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि देखा जाए तो इन दोनों की रैंकिंग में गिरावट भी आई है, समझ ना। इससे पहले इनकी रैंकिंग 26वां और 28वां हुआ करता था, लेकिन अब की बार यह कम हुआ है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त रूप से 45वें स्थान पर रहने वाले आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। इन्हें अब 26वां और 28वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज के लिए शीर्ष 50 में स्थान बनाया है। इनकी रैंकिंग हालांकि गिरावट दर्ज की गई है। इस तरीके से देखा जाए तो आईआईएम अहमदाबाद 22वें से 27वें पे पहुंच गया है, जबकि बेंगलुरु 32वें से 40वें पे पहुंच गया है। आईआईटी मद्रास जो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जेएनयू विकास अध्ययन में शीर्ष 50 में अपना स्थान बनाने में सफल रहे, इनके स्थानों में भी कुछ गिरावट आई है, ठीक है। और कला और मानविकी श्रेणी में देश के कुल 10 विश्वविद्यालयों ने क्यूएस श्रेणी में जगह बनाई, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे टॉप 200 में स्थान बनाए हुए हैं। जीवन विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में भारत से कुल 6 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में शामिल किया गया है, जिसमें से एम्स दिल्ली 226वें के साथ शीर्ष पर है। और रैंकिंग में अगर कुल नए संस्थानों में देखा जाए तो भारत, चीन, अमेरिका, यूके और कोरिया के बाद 5वें स्थान पर, यानी भारत का स्थान 5 और पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे रूस, यूके, चौथे पे कोरिया, ठीक है। और इस साल 79 विश्वविद्यालय ने 533 रैंक तक सूची में जगह बनाई, जो पिछले साल से 25.7% अधिक है। इसके अलावा भारत में शिक्षा क्षेत्र का आकार और गुणवत्ता दोनों में सुधार का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है, ठीक है। और जो संकेतक होते हैं क्यूएस के लिए, वह है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च और रिटेंशन प्रति पेपर,
एच इंडेक्स और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क व्यापक संकाय क्षेत्र द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज अपना यहीं पे ख़त्म करेंगे आज के बिंदु को, यानी घटनासार का जो व्याख्यायित पोर्शन है हम आज यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ राष्ट्रीय घटनाक्रम व्याख्यायित पोर्शन का वह हम अपने अगले क्लास में समाप्त करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी घटनासार की एक अलग मैगजीन आएगी जो कि कंपाइल होगी पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ के पहले, तो उसको हम ध्यान में रखें, उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें दिए आज्ञा। और आपको अगर यह कंटेंट बेहतर लगता हो तो आप कृपया सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि हम लोगों में भी मोटिवेशन बढ़े कि हम लोग और अपने बेहतर तरीके से कंटेंट को बढ़ाएं, इम्प्रूव करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। और इसके साथ ही आप लोग बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी क्लास या फिर हमारे कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो आप ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दीजिए आप, धन्यवाद दोस्तों।